कई सालों पहले की बात है। एक दोपहर एक गरीब लड़का घर घर जाकर सामान बेच रहा था। उसकी यही दिनचर्या थी। सुबह वह स्कूल जाता और वहां से वापस आकर सामान बेचने के लिए निकल जाता। इस तरह वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला करता था। उस दिन वह शाम तक दर दर भटकता रहा, पर उसका एक भी सामान नहीं बिका। थका हारा वह एक घर के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज देने लगा। उस समय तक भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पैसे भी हाथ में नहीं थे कि कहीं से कुछ खरीद कर खा सके। उसने सोचा कि इस घर से मांग कर कुछ खा लूंगा। कुछ देर बाद उस घर से एक लड़की बाहर निकली। लड़के ने सामान खरीदने के लिए पूछा तो लड़की ने मना कर दिया। लड़का खाना मांगना चाहता था, मगर घबराहट के मारे कह नहीं पा रहा था। लड़की जाने लगी तो उसने धीरे से कहा, पानी मिलेगा? लड़की अंदर जाकर जब लौटी तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह लड़के का चेहरा देखकर समझ गई थी कि वह भूखा है। उसने दूध का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़के ने गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। दूध पीने के बाद उसने पूछा, इस दूध के कितने पैसे हुए? लड़की चौंक गई। फिर बोली, पैसे क्यों लूंगी मैं तुमसे, भलाई के कभी क्या पैसे लिए जाते हैं। और वह लड़के के हाथ से गिलास लेकर अंदर चली गई। लड़का वहां से चला तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बढ़ गया। उसे लगने लगा कि दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है। उसे इस घटना ने एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। कई साल बीत गए। जिस लड़की ने उस लड़के को दूध का गिलास दिया था, एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तब शहर के नामी डॉक्टर हॉवर्ड केली को बुलाया गया। डॉक्टर हॉवर्ड केली जब अस्पताल पहुंचे और उस लड़की को देखा तो एक धुंधली याद उनके ज़हन में आई। एक लड़की जिसने एक दोपहर एक गरीब लड़के को दूध का गिलास दिया था। वह लड़का अब बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था, डॉक्टर हॉवर्ड केली। उन्होंने उस लड़की को बचाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद लड़की की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। जब उसके अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वक्त आया तो वह और उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल कैसे चुकाएंगे। बिल उनको एक लिफाफे में दिया गया। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें एक कागज की पर्ची थी जिस पर बिल की रकम लिखी हुई थी। साथ ही लिखा था, इस बिल को एक गिलास दूध के द्वारा चुकाया जा चुका है। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर ईश्वर का धन्यवाद दिया। उसकी भी भगवान और इंसानियत के प्रति आस्था बढ़ गई। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। अतः निस्वार्थ भाव से सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखें और इंसानियत पर भी। एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है। अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर वह कौन था जो उनकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों का आना लगातार जारी था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेमिनार हॉल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था,
आखिर वो कौन था जो कंपनी में मेरी प्रगति पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था? चलो, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन के अंदर झांकते, उनका चेहरा फक पड़ जाता, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। उस कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता, उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आता। उस दर्पण पर एक पर्ची भी चिपकी हुई थी, जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है, और वो आप खुद है। आप ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपका बॉस बदल जाता है। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके पार्टनर या साथी बदल जाते हैं। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदल जाते हैं। जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उसके पार जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तब आपका जीवन बदल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपका किसी के साथ है, वो आपका खुद से है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा, उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया ही जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए, तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में खड़े होकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए।
उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा, कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में खड़ा युवक दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया। युवक बोला, जब सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही न हो, इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वह महल भी दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित न हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें। एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी के बाहर उदास खड़ा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकलना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझकर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे, न अपने मन को डोट, बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने को तो हमने समय ही नहीं निकाला। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बांस का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया।
मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूं तो कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो, चूजे बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरें। एक दिन की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसों की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गठठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गठठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गठठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की,
तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊंट के बच्चे ने पूछा। ऊंट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊंट का बच्चा बोला। बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी पीठ में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह, क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने मत दें। एक मकड़ी अपना जाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं, न ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो, तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक-हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी-हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा।